Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everybody, they watching Kashir Scientist and I am your host Mohammed Salman. फाइनली हम अपने चैप्टर के लास्ट के हम चैप्टर अपने चैप्टर के अख्ताम पे आ चुके हैं. दिस इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी लेक्चर नंबर 5 एंड इन दिस लेक्चर वी विल कंक्लूडिंग दिस होल चैप्टर. आफ्टर दिस मैं एक या दो सेशंस लूँगा, बट आफ्टर दिस मैं एक या दो सेशंस लूँगा आपके, जिसमें हम टोटली क्वेश्चंस करेंगे. ओलम्पियाड्स, हमारा जो CBSE है, हमारे जो NTSC है, वहाँ के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस MCQ टाइप्स बनते हैं और न्यूमेरिकल्स कुछ करने की कोशिश करेंगे. और उन सारी चीज़ों को लेके हम और एक सेशन लाएंगे जिसमें वो सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे. आज के लिए हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो जो हमारा लेक्चर है इसी लेक्चर में ख़त्म होगा. एज हमने ऑलरेडी एनर्जी के बारे में पढ़ा है, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म में पढ़ा है, डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में पढ़ा. फिर हमने देखा कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, मेरिट्स क्या होते हैं, डिमेरिट्स क्या होते हैं. जो है हमारी कन्वेंशनल सोर्सेज जो है हमारे, या जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज है, उनको जो है हम प्रेफरेंस देते हैं या नॉन रिन्यूएबल को प्रेफरेंसेस देते हैं. कैसे चीज़ें चलती है वो सारी हमने डिटेल में डिस्कस की. तो आज का जो हमें पढ़ना है वो हमें एक तो न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ना है और हमें एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस पढ़ने हैं. एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस जो होगा ये जनरल होगा. जितने भी हमने सोर्सेज पढ़े, जितने भी हमने टाइप्स पढ़े, तो उनका एनवायरमेंट पे क्या कॉन्सिक्वेंस होता है और जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है उसके बारे में चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाए, सबसे पहले अगर न्यूक्लियर एनर्जी को देखें तो ये दो शब्दों का बना है. एक तो हमारे पास न्यूक्लियर है और दूसरी हमारे पास एनर्जी है. न्यूक्लियर आपने सुना होगा, आपके जहन में जब न्यूक्लियर नाम आया तो ये न्यूक्लियर बम की तरफ पहुंच चुका होगा. आपने न्यूक्लियर जब सुना होगा तो न्यूक्लियस का नाम आपके जहन में आ गया. आपके पास सेल में न्यूक्लियस होता है, आपके पास जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है. तो न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये उसी चीज़ के रिलेटेड है. जो हमारा एटम होता है, जो हमारा एटम होता है उसका जो कोर होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है. इसी न्यूक्लियस में जब कुछ किस्म की रिएक्शंस होती है और उन रिएक्शंस से जो एनर्जी निकलती है उसको हम जो है न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं. अब आप तो बोलोगे जो हमारा एटम है वो तो इतना छोटा होता है और वहाँ से जो है क्या बोलते हैं उसको, वहाँ से जो है एनर्जी इतनी ज़्यादा कहाँ से निकलेगी. इन केस आपको पता हो तो जो हमारा एटम होता है उसका जो उसके अंदर जो न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट करते हैं, जो जो न्यूक्लियस के डिफरेंट जो प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स को जो एक जगह रखते हैं, वो फोर्सेस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. इवन ये इसको कैटेगराइज किया जाता है स्ट्रांग फोर्सेस की कैटेगरी में. आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, या हमारे पास वीक फोर्सेस होते हैं, स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं. तो ये जो फोर्सेस होते हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और इनको जो है कैटेगराइज किया जाता है एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस. और अब जब स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एक्ट हो रहा होगा दो पार्टिकल्स के बीच में, अब जो वो फोर्स जो है वो सॉर्ट ऑफ उन दो का जो है बॉन्ड टूट जाएगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी. इस मोर लाइकली आपके दो दोस्त होते हैं, वो दो दोस्त जो होते हैं आपस में बहुत कनेक्टेड होते हैं. उन दो दोस्तों का बहुत कनेक्शन होता है, वो बहुत काम करते हैं आपस में, वो करते हैं, ते करते हैं. एंड फाइनली क्या होता है, अगर ये दोनों दोस्त जो होते हैं, इन दोनों दोस्त जो है आपस में बिछड़ जाते हैं, तो इनके बीच में जो है जो उसकी खबर होती है या जो उसकी अता पता होती है वो सबके साथ वो बहुत फैल जाती है. मोर लाइकली कि अगर दो दोस्त जो है बहुत कॉमन होंगे तो अब बहुत बहुत अच्छे दोस्त होंगे, जब उनका दोस्ताना टूट जाता है तो हर हर जगह खबर होती है कि वो दो क्यों नहीं आपस में चलते हैं, वो क्या नहीं होता, ये क्या नहीं होता. उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि उनकी एनर्जी जो थी, उनके बॉन्ड की एनर्जी जो थी बहुत ज़्यादा थी. अब जो वो बॉन्ड टूट गया तो वो एनर्जी हर जगह फैलती है और हर किसी को पता लगती है क्या होता है क्या नहीं होता है. सिमिलरली जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है ना, ये एक ऐसी किस्म की एनर्जी है जो तब रिलीज़ होती है जो हमारे जब जो हमारा कोर होता है, जो न्यूक्लियस होता है, जब वहाँ पे कुछ रिएक्शंस होती है. अब जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना, ये दो टाइप्स की होती है. जनरली क्या होगा, या तो दो चीज़ें मिल के न्यूक्लियस में कोई नया रिएक्शन बनाएगी, या तो एक चीज़ जो है टूट के मतलब दो और एक रिएक्शन करेगी. जनरली जो दो किस्म की रिएक्शंस होती है, एक तो फिशन होता है, एक तो फ्यूजन होता है.
फ्यूजन क्या होता है? जब दो न्यूक्लियर आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब आपस में दो न्यूक्लियर मिल गए, उन्होंने फ्यूज़ किया आपस में, तो एक नया न्यूक्लियर बना। इसकी वजह से जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। और एक किस्म होता है, उसको हम फिशन कहते हैं। फिशन में क्या होता है, जब मेरे पास एक न्यूक्लियर जो है, बड़ा न्यूक्लियर जो है वो टूट जाता है छोटे दो न्यूक्लियस में। जब वो दो छोटे न्यूक्लियस में टूट गया, तो उसकी वजह से भी जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो गई। अगर मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो है, हम बोलते हैं फ्यूजन और फिशन। ये फ्यूजन और फिशन होते क्यों है एग्जैक्टली? असल में इनके पीछे का रीज़न क्या है? इनके पीछे का रीज़न जो है वो होता है स्टेबिलिटी। हम बोलते हैं हमारे पास कोई भी जो है, हमारे पास जो आयरन है ना, आयरन आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, एक कंसेप्ट होता है, उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। मतलब मान के चलो, ये एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे ना जो हर कोई चाहता है, हर कोई इलेक्ट्रॉन जो चाहता है, हर कोई एलिमेंट जो चाहता है, वो चाहता है कि मेरी जो बाइंडिंग एनर्जी है ना वो कम हो, उस मेरी जो बाइंडिंग एनर्जी है ना वो स्टेबल हो, ठीक है। अब जो हमारा आयरन होता है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना वो सबसे स्टेबल होती है। तो हर कोई एलिमेंट जो है वो चाहेगा मेरी जो है बाइंडिंग एनर्जी दैट ऑफ आयरन के आसपास पहुंच जाए। अब जो आयरन के ऊपर वाले एटम्स होंगे ना, उनकी एनर्जी क्या होगी? उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। अब जो आयरन के नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी क्या एनर्जी होगी? उनकी एनर्जी बहुत कम होगी। अब जब बहुत ज़्यादा होगी आयरन के ऊपर वाले एलिमेंट्स की, तो वो क्या कोशिश करेंगे कि वो अपना जो है न्यूक्लियस तोड़ दे, उसको फिशन करें, ताकि उनकी एनर्जी जो है वो आयरन के पास की आसपास की पहुंच जाए। और जो नीचे वाले हैं, जिनकी एनर्जी बहुत कम है, वो चाहते हैं कि वो आपस में जोड़ के एनर्जी लाए, ताकि उनकी एनर्जी जो है आयरन के आसपास की बने। जब तो हमारा जो न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, उसका जो फंडा होता है वो यही होता है कि हमारी जो है बाइंडिंग एनर्जी, हमारी एनर्जी जो है, आप अभी के लिए मानो हमारी बाइंडिंग एनर्जी होती है, ये वो एनर्जी होती है जो हमारे न्यूक्लियस की होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो है एनर्जी जो है वो आयरन के आसपास पहुंच जाए, तभी हमारे जो है एलिमेंट्स या तो फिशन करते हैं या तो फ्यूजन करते हैं। अब जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में आयरन से आगे होंगे, जैसे लाइक हमारा यूरेनियम आता है, जैसे लाइक हमारा ये प्लेटियम आता है, तो ये सारे ये सॉरी, प्लेटियम नहीं, पोलोनियम। तो ये सारे जो एलिमेंट्स जो है ये क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हम टूट जाए और हम आयरन के आसपास पहुंच जाए। और जो हमारे छोटे होते हैं, जैसे लाइक हमारा हीलियम होता है या बेरिलियम होता है, ये सारे जो है ये आपस में मिल के फ्यूज़ करके कोशिश करके कि हम आयरन के आसपास की जो है स्टेबिलिटी ले आए। अब फिशन क्या होता है? फिशन जो हमारा न्यूक्लियर जो टूट जाए। फ्यूजन क्या होता है? जब हमारा जो है आपस में इलेक्ट्रॉन्स जो है मिल जाए। अब जब हमारा फ्यूजन होता है, जब हमारा फ्यूजन होता है तब क्या होता है? तब हमारे ज्वाइन होते हैं, ठीक है, दो ज्वाइन होते हैं और ये एक बनाते हैं। और जब हमारा फिशन होता है तब क्या होता है? हमारा एक जो है वो टूट जाता है दो में। ये इस केस में भी जब ये दो मिल के एक नया बनाते हैं, तब भी एनर्जी जो है बहुत रिलीज होती है। और जब एक टूटता है दो में, तब भी एनर्जी जो है रिलीज होती है, और एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। अब आप बोलोगे कि हम तो एक एक एटम से इतनी एनर्जी निकलती है, एक एटम को कहाँ लेंगे हम? बट जो हमारी जनरल कंसंट्रेशन होती है ना, वो बहुत मास के लिए होती है। अगर एक एटम जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालेगा, तो समझो अगर हमारे पास केजीज में मास होगा, अगर हमारे पास टन्स में मास होगा, तो समझो अब वो कितना ज़्यादा एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इसी एनर्जी को जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं, जो फिशन से होती है या फ्यूजन से होती है। इसको अगर हम कहीं पे इस्तेमाल कर पाते हैं, तो उसको हम एक अच्छी तरीके से चैनलाइज करके एक मास प्रोडक्शन पे जो है एनर्जी जो अपनी कंजप्शन का जो है हमारी एनर्जी कंजप्शन जो है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बट क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी होती है ना, इससे जो एनर्जी होती है वो कंट्रोल पे में नहीं निकलती है, बिकॉज हम अभी निकाल नहीं पा रहे हैं। हो रही है अभी भी हमारी फिशन फिशन रिएक्शंस हो रही है, जस्ट लाइक आपको पता ही है हमारा जो है एटम बम, जो हमारा एटम बम जो है ना, एटम बम जो हमारा गिरता है, जो आपको पता है, उसमें जो है यही
जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, इसी का फंडा लगता है। उसमें यही फिशन रिएक्शंस जो होती हैं हमारी, ये हो जाती है। जब ये हो जाती है, ये अनकंट्रोल होती है। अनकंट्रोल जब होती है, हमारा जो इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, हमारा जो अंदर में ये भरा हुआ होता है, मास जो भरा हुआ होता है, वो हमारे यूरेनियम का बना होता है। यूरेनियम जो है हमारा एलिमेंट, जब ये टूटता है तो यूरेनियम जो है, इसके दो एलिमेंट्स बनते हैं, ये टूटता है, इसका न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, उसकी एक चेन रिएक्शन होती है जो इसको कंटिन्यूसली तोड़ते जाती है अनकंट्रोल्ड वे में, और ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है। उसकी वजह से जो है न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब फट जाता है और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, उसी को जो हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहते हैं। अब क्या बोलता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी हैवी न्यूक्लियसेस है। जो हमारे हैवी न्यूक्लियसेस होते हैं ना, जनरली क्या होता है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, जिसमें जो उसमें एंड के जो हमारे क्या बोलते हैं इसके एलिमेंट्स हैं ना, वो जनरली क्या है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। आप बोलोगे कि रेडियो एक्टिव होता क्या है? रेडियो एक्टिव जो है, ये एक ऐसे किस्म के एलिमेंट्स जो होते हैं ना, जो कंटिन्यूसली क्या हो रहे होते हैं, ये मान के चलो अब एक किस्म से ख़त्म होते जाते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। कैसे? ये अपनी बॉडी से जो है जो इनकी जो इनका मतलब एक किस्म की मानव बॉडी है, वहाँ से कंटिन्यूसली जो है पार्टिकल्स रिलीज करते रहते हैं, रेज रिलीज करते रहते हैं। जनरली हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, या हमारे पास बीटा या गामा रेज होती है, जो यहाँ से रिलीज होती जाती है, और क्या विद इन विद टाइम क्या हो जाता है, ये जो है अपना मास सारा खो देते हैं। जनरली आपको जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में पता चला होगा, तो उनका इनका हाफ लाइफ शेल होता है, हाफ लाइफ शेल होता है या हाफ लाइफ पीरियड होता है, बिकॉज विद इन नो टाइम जो है ये जो है अपना मास जो है या अपना जो है सारा हिसाब खो देता है। अब मैंने आपको न्यूक्लियर फिशन के बारे में बोला, फिशन कब होगा, एक एलिमेंट कब दो में टूटेगा, जब ये ज़्यादा बल्कि होगा और ये चाहेगा कि मैं ज़्यादा आयरन की तरफ जाऊँ। तो एक जनरल टेंडेंसी में याद करने के लिए मैंने आपको ये डेफिनेशन बोल दी है। न्यूक्लियर फिशन हमेशा इसलिए नहीं होता है, बट एक जनरल टेंडेंसी याद रखने की इस चीज़ को, कि ये बड़ा जो है वो इसलिए टूटेंगे ताकि वो आयरन के आसपास आए, छोटे जो है आपस में फ्यूज़ इसलिए करेंगे तो ताकि वो आयरन के आसपास आए। इससे पीछे भी कहीं जा सकता है, इससे आगे भी कहीं जा सकता है। जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी का मैटर हो, उतनी ज़्यादा चीज़ें आ सकती है, और जितनी अवेलेबिलिटी हो रिएक्शन करने की, उस हिसाब से जो है चीज़ें चलेंगी। अब जो हमारा न्यूक्लियर फिशन होता है ना, जस्ट लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम जो होता है, ये स्प्लिट होते हैं दो में, जब बट इनके पीछे इसका जो प्रोसेस होता है ना, ये कैसे होता है, जब हम इनके ऊपर जो है न्यूट्रॉन्स जो है फेंक देते हैं। ये खुद से ही रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है, जब इन पे न्यूट्रॉन्स जाते हैं ना, तो वो जो न्यूट्रॉन्स हैं वहाँ से पार्टिकल्स निकाल लेते हैं, उसकी वजह से वो एक्साइट होता है, और उसकी वजह से जो है आगे रिएक्शन हो जाती है। देखो, ये जो है न्यूट्रॉन जो है कोलाइड करता है यूरेनियम एटम से, और ये इसको स्प्लिट करता है। जब ये इसको स्प्लिट नहीं, ये प्रोसेस एक न्यूट्रॉन नहीं होता है, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब ये इसको स्प्लिट कराते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, हीट और रेडिएशंस की फॉर्म में। आपको अभी भी पता होगा, जो जापान में बॉम्ब्स गिरे थे, एक तो हमारा गिरा था फैट मैन और गिरा था लिल बॉय, ठीक है। तो इन इन ये जो बॉम्ब्स गिरे थे, तब अभी भी जो है वहाँ पे जो रेडिएशन का जो पैरामीटर है वो बहुत ज़्यादा है। अभी भी उस एरिया में जो है जहाँ पे बॉम्ब्स गिरे थे, अभी भी रेडिएशन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। या आपने देखा कि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है, जब उनकी डंपिंग किसी साइड के आसपास की जाती है, तो अगर आप मतलब किसी भी ऐसे प्लांट में जाए ना, जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे या उनके साथ काम करना होगा, या न्यूक्लियर प्लांट्स में होगा, तो वहाँ पे एक मतलब एक कार्ड वगैरह जो है इंसान के पास दिया जाता है, उसको लगाया जाता है, वो मेजर कर रहा होता है उसकी रेडिएशंस। एंड इफ़ एक मिनिमम थ्रेश होल्ड होता है कि एक दिन में या एक हफ्ते में एक इंसान की बॉडी के थ्रू इतनी ही रेडिएशंस पार हो जाए। अगर वो रेडिएशंस जो है अपनी रेंज के बाहर आना चाहते, मतलब रेडिएशंस अपनी रेंज के बाहर आती है, तो वो कार्ड जो है उसको अलर्ट देता है और उस इंसान को उस एरिया से बाहर निकाला जाता है। तो सिमिलरली दिस इज़ के जो हमारी वो रेडिएशंस जो होती है, वो इसी जो है हमारे स्प्लिट जो हमारा होता है, फिशन जो होता है, उसी रिएक्शंस का आउटकम होता है।
तो जो हमारा अब यहाँ पे एक थोड़ा डाटा दिया गया है, जो हमारा यूरेनियम है ना, वो 10 मिलियन टाइम्स एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो हमारा एक कार्बन। फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैंने बोला कि मैंने 1 ग्राम जो है कार्बन लाई, मैंने 1 ग्राम कोल लाया, और मैंने 1 एटम कोल लाया, और मैंने 1 एटम जो है यूरेनियम लाया, और अब मैंने 1 एटम जो है कोल को जो है कम्बस किया, जलाया, और मैंने 1 एटम जो है उसकी जो है यूरेनियम जो है उसको स्प्लिट किया। तो जो मेरा कार्बन है उसकी एनर्जी जो है और उस एटम की एनर्जी जो, उनमें आपस में 10 मिलियन टाइम्स का फ़र्क होगा एनर्जी का। तो ये जो रिएक्शंस होती है, कौन सी वाली रिएक्शन, जो अभी जो यूरेनियम पे ये हमारे न्यूट्रॉन्स फेंकना, और फिर न्यूट्रॉन का जो स्प्लिट होना, और वहाँ से जो एनर्जी निकलना, इसको थोड़ा एक सिस्टमिक वे में किया जाता है और कंट्रोल्ड वे में किया जाता है। जब इसको कंट्रोल मैनर में किया जाएगा ना, तो उससे क्या होगा, जो इससे एनर्जी बाहर निकलेगी ना, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि विथ टाइम, अगर अगर स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, टाइम के साथ ड्यूरेबिलिटी होगी अच्छी खासी, वो टाइम के साथ निकलेगी एनर्जी, तो हम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम उसको इस्तेमाल करते हैं पानी को गर्म करने के लिए। जब हमने उसको पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया, तो हम उससे पानी गर्म किया तो स्टीम बनाई, टरबाइन रोटेट किया, और उससे इनडायरेक्टली फिर हम बाद में जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अब जो ये तो इसका फ़ायदा है, बट इसका मसला ये है कि इसको हम करंटली अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जितनी एनर्जी हमारी यहाँ से निकलेगी, उसको हम होली सोली जो है कंट्रोल में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और एक दूसरी बात है, जो हमारे न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ना, उनके साथ डील करना बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है, एज ऑफ उनकी पहली लाइफ जो है कम होती है। दूसरी दूसरी बात, उनका स्टोरेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उनको ज़्यादा टाइम के लिए हम नहीं रख सकते हैं। उनका डिस्पोजेबल, अब आपने जो रेडियो एक्टिव इस्तेमाल किया, अब आप का जो फ्यूल है वो ओवर इस्तेमाल नहीं कर हो सकता। अब उसको डिस्पोज कैसे करते हो? जनरली जो है हमारी अर्थ के नीचे ऑलमोस्ट अबाउट 500 मीटर्स का जो है, जो नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं नेशनल इंटरनेशनल, ये होता है 1 किलोमीटर से आधा किलोमीटर ज़मीन के नीचे इनको दबोना होता है फ्रॉम जो पॉपुलेशन है उससे दूर। बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर जो है लीकेज होता है इनका, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। बहुत सारे हैज़र्ड्स हुए हैं इस तरीके से, जहाँ पे ये जो है इनका जो डिस्पोज अच्छे तरीके से नहीं हुआ, और फिर बहुत लाइफ जाने जो है चली गई। तो ये फिशन फ्यूज ये जो बात हो रही थी अभी तक, वो हो रही थी फिशन की। इसी तरीके से जो हमारा फ्यूजन होता है, ये जो है फ्यूजन, अगर इसको कंट्रोल किया जाए ना, समझो हमारी जो अर्थ की रिक्वायरमेंट जो है सारी पूरी हो जाएंगी। बिकॉज ये जो फ्यूजन रिएक्शन हो, जो हमारा सन होता है ना, सन में हमारी यही फ्यूजन रिएक्शंस होती है। वहाँ पे हमारे हाइड्रोजन आपस में मिल के हमारा हीलियम बनाते हैं। वो हीलियम, जो हाइड्रोजन दो आपस में जब मिलते हैं ना, वो कंटिन्यूसली आपस में मिलते रहते हैं, और वो जो हीलियम बनाते रहते हैं, उसकी वजह से कंटिन्यूसली एनर्जी बाहर निकलती रहती है। तो समझो, अगर हम इस रिएक्शन को जो है कंट्रोल्ड तरीके में जो है करें, तो हमारा जो है क्या बोलते हैं, हमारी जो अर्थ की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो हम पूरी कर सकते हैं बहुत इजीली। बट जो है ना, इसको हम अभी कंट्रोल्ड वे में नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे पास बहुत इनिशियल लेवल पे जो इस पे काम चल रहा है। आपने अगर सुना नाम होगा LHOs का, जिनको हम लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर्स कहते हैं। इनमें हेड्रॉन जो है आपस में कोलाइड किए जाते हैं, हाँ, इसी चीज़ के लिए, ताकि जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन जो है रिएक्शन हो जाए, या स्टडी किया जाए एटम को अच्छी तरीके से। तो जो अगर ऐसी रिएक्शंस होगी, अगर हम कंट्रोल तरीके में जो फ्यूजन कर पाते हैं दो एटम्स का, तो हमारे पास जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी, और हम उस एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हाल फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, तो वी विल नॉट टॉक मच अबाउट दिस। तो अब जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है ना, फॉसिल फ्यूल्स को जो है वो इस्तेमाल जो है करंटली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बट द थिंग विद देम इज़ कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन काज करते हैं। बिकॉज जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, ये क्या जनरली हमारे हाइड्रोकार्बन्स, ये हमारे हाइड्रोकार्बन से बने हैं। और हाइड्रोकार्बन में सबसे बड़ी चीज़ जो पाई जाती है वो कार्बन पाई जाती है। और जो हमारे सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको जनरली हम जो है बर्न करते हैं, यानी कि इनकी हम कंबशन रिएक्शन करते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी हर किसी कम हाइड्रोकार्बन, ये जो है हमारी फ्यूल्स जो है, हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, इनका जो आउटकम है वो हमें इनका जो एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो जब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, तो ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो है करता है, तो इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है।
यानी कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है ये तो हमें भी एनर्जी दे रहे हैं, बट इनका जो है पोल्यूशन का मसला है। दूसरा मसला है इनके डिपॉजिट्स ख़त्म हो रहे हैं, इनकी वजह से जो है इनको हम थ्रू आउट जो है इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इनका एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ये है कि उनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और गैसेज जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है या पोल्यूशन होता है। इसी तरीके से अब हमारे सोलर सेल्स, अब हम सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, हम एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे हैं, उसमें हर कोई चीज़ आएगा। हमारा जो सोलर सेल है, हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे जो सोलर सेल्स है वो एक अच्छा सोर्स है, जो हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स है और जो हमारे पास अच्छा सोर्स है विद टाइम शायद एफिशिएंट बन के और बहुत ज़्यादा एनर्जी देता जाए। बट क्या करें, जो हमारी सोलर सेल्स जो बनती है इसके अंदर जो हमारे सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं या हमारा जो है सिलिकॉन वगैरह जो है इस्तेमाल होता है, तो वो जो इस पैनल को बनाते हैं, सोलर पैनल को, उसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं और उनका जो डिपोजिशन, उनका जो डिस्पोजल होता है, आपने अब सोलर पैनल जो है उस इस्तेमाल किया, उसकी लाइफ टाइम जो है ख़त्म होगी, अब उसको कहाँ ले जाओगे? तो उसको बनाने का जो प्रोसेस है उसमें जो है हमारा जो है वो फिर से एनवायरनमेंट जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। वो फिर से जो है उसके बनाने का प्रोसेस, उसके डिस्पोज का प्रोसेस, वो फिर से जो है एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कर देता है। इसी तरीके से अब हमारा CAUSE कॉज है, इसी तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, जो हमारे डैम्स होते हैं, जो हमारे डैम्स होते हैं ये क्या करते हैं, जब हम डैम्स बनाते हैं ना, हम बहुत बड़े डैम्स बनाते हैं, ठीक है। अब जब हमने बहुत बड़े डैम्स बना दिए, उनमें क्या होता है, सॉरी, जो हमने डैम्स बना दिए उनमें क्या होता है, हम पानी को बचाते हैं, हम पानी के फ्लो को बचाते हैं, यानी कि हम एक ही जगह जो है पानी स्टोर करते हैं, नदी को कहीं बीच में रोक देते हैं। जब हम पानी को एक ही जगह रोक देते हैं तो जो हमारी नीचे वाली वेजिटेशन होती है या नीचे वाले जो है लाइफ होती है जो वहाँ पे सस्टेन कर रही होती है, हम कहीं ना कहीं उसको रोक रहे होते हैं। हम उसको अच्छी तरीके से जो है वहाँ की जो हैबिटेशन है उसको जो है हम ख़राब कर रहे होते हैं और बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ को जो हम डैमेज करते हैं, उसकी वजह से फिर से इकोसिस्टम पे, हमारे एनवायरनमेंट पे फिर से फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमने देखी, कहीं ना कहीं ये तो हमें हमारे लिए अच्छे सोर्सेज थे, ये तो हमें एनर्जी दे रहे थे, बट इनका एनवायरनमेंट पे कंसिक्वेंस क्या है, इनके एनवायरनमेंट के फैक्टर्स क्या है, वो हमें हर किसी एनर्जी के सोर्स के साथ पढ़ने हैं। तो अब जो है हमारी एनर्जी जो है ना वो, वी वांट कि हमारे पास ग्रीनर एनर्जी हो, जो ज़्यादा एफिशिएंट हो और जो एनवायरनमेंट पे जो है इफ़ेक्ट ना डाले। अब हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी, अब देर हैज़ बीन ए रिसेंट रिसर्च, आई वाज स्टडिंग अबाउट समथिंग बहुत रिसेंटली, कि जो है दुनिया में लैंप्स या बायोल्यूमिनेसेंस नाम की चीज़ जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। जो पत्ते हैं उनको जो है इस तरीके से उनको, उनकी बायो मॉडिफिकेशन हो रही है, उनके जीन्स जो है इस तरीके से अल्ट्रेट किए जा रहे हैं कि वो लाइट दे, तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन जाएगा कल के लिए, हमारे सोर्स ऑफ लाइट। इसी तरीके से जो है देर आर ऑर्गेनिजम्स जो है वो जो है एनर्जी बना सकते हैं किसी सिस्टम की, या प्रोटीन बना सकते हैं किसी जगह पे, एलगी है, वो सारी मतलब बहुत बहुत ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं या बहुत सारी लाइफ ऐसी है या बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं, तरीके ऐसे हैं जिनकी वजह से जो एनर्जी बना सकते हैं, एफिशिएंटली बना सकते हैं और जो है हम ग्रीन एनर्जी बना सकते हैं, जिनकी वजह से एनवायरनमेंट पे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं। तो अगर हम उन चीज़ों को कंसिड्रेशन में ले तो हम एक अच्छा जो है अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी बना सकते हैं, अच्छी लाइफ जो है जी सकते हैं और अर्थ पे ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन कर सकते हैं। आई गेस दिस वॉज इट फॉर टुडे। तो आज के लिए हमने सारी चीज़ें जानी, हमने जाना डिफरेंट फिनोमेना के बारे में, हमने जाना डिफरेंट चीज़ों के बारे में, हमने डिफरेंट न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जाना, बाकी सारी चीज़ें। तो आई गेस इट वाज इट। आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ आई होंगी। इनकेस आपको चीज़ें समझ ना आई हो तो वी विल ट्राई टू टेक अनदर सेशन जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। बाकी आपको कंसेप्ट जो है अगर कुछ समझ नहीं आया हो, आप कमेंट्स में उस चीज़ के बारे में लिख दीजिएगा, तो हम उस चीज़ को लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।